Hello, welcome dear student. This is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानंद पांडे. आज आप लोगों के समक्ष प्रक्राम लिखत अधिनियम NIA एक्ट की 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मेंस के लिए हैं उनको लेकर प्रेजेंट हुआ हूं. ये क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में या आप अगर MP या झारखंड में एग्जाम दे रहे हो मेंस का तो उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से अधिकांशतः क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NIA एक्ट से. तो देखें कि पहला क्वेश्चन है कि प्रक्राम लिखत से आप क्या समझते हैं. प्रक्राम लिखत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए. तो आपको प्रक्राम लिखत को बताना पड़ेगा कि प्रक्राम लिखत है क्या. इसमें आपको बताना पड़ेगा कि प्रक्राम लिखत दो शब्दों से प्रक्राम प्लस लिखत यानी निगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है. तो निगोशिएबल का मतलब क्या होता है और लिखत का से अभिप्राय क्या है. तो निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल यानी प्रॉपर्टी जो लिखत के रूप में है वह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रुपए की भांति परिधान के द्वारा अंतरित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्राम्य कहते हैं. और इसके लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है. जैसे आप TPA में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और प्रॉपर्टी 100 रुपए या उससे अधिक की है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. लेकिन प्रक्राम लिखत अधिनियम में कोई औपचारिकता नहीं है. आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रुपए की भांति अंतरित कर सकते हो और यह जो लिखत है वह रुपए के लिए कीमत के बदले ही होता है, रुपए के बदले ही होता है. और यह उसका जिस व्यक्ति को यह मिलता है उस व्यक्ति का और यह अधिकार हो जाता है कि उस लिखत में उल्लेखित रकम को उल्लिखित पक्षकार से प्राप्त करे. तो प्रक्राम लिखत हमने देखा कि प्रक्राम. अब ये बात है कि लिखत का क्या मतलब है, इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है. तो इंस्ट्रूमेंट को धारा 13 में परिभाषित करते हुए बताया गया कि इंस्ट्रूमेंट के मतलब सिर्फ 3 वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक है. प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ही लिखत का मतलब है. प्रक्राम लिखत केवल इन्हीं 3 लिखतों के बारे में बताता है, इन तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में बताता है. तो आप इनके बताओगे. और उसके बाद कहा कि प्रक्राम लिखत की विशेषता क्या है. तो प्रक्राम लिखत की विशेषता क्या है, इसकी है कि इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ि को नगद की भांति, रुपए की भांति आप अंतरण कर सकते हो. और यह भी इंपॉर्टेंट है कि प्रक्राम लिखत में नेमो डेट को नॉट हैबिट का नियम लागू नहीं होता. अगर सम्यक अनुक्रम धारक है तो वह व्यक्ति जो चोरी से या खोए हुई प्रक्राम लिखत को प्राप्त करता है और वह किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित करता है तो वह अंतरती जिसको चोर अंतरण किया है लिखत को तो वह भी सम्यक अनुक्रम धारक होगा अगर उसने सद्भाव से मूल्य देकर लिया है. तो प्रक्राम लिखत अधिनियम पर नेमो डेट को नॉट हैबिट जो वाणिज्यिक विधि का एक महत्वपूर्ण मैक्सिम है जो यह कहता है कि जो अधिकार नहीं रखता वह प्रॉपर्टी को अंतरित नहीं कर सकता या जो रखता है वही अंतरित करता है. तो इस पर प्रक्राम लिखत अधिनियम पर यह लागू नहीं होता. तो इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस क्वेश्चन को आप लिखोगे. अगला क्वेश्चन कहा कि वचन पत्र एवं विनिमय पत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा इनके मध्य अंतर स्पष्ट करिए. तो अधिनियम की धारा 4 में वचन पत्र को और धारा 5 में विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया है. तो इन दोनों लिखत में धारा 13 में हमने अभी बताया कि लिखत का मतलब वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक है और आपको केवल यहां वचन पत्र और विनिमय पत्र को परिभाषित करना है. तो धारा 4 में का लिखोगे परिभाषा और धारा 5 की परिभाषा लिखोगे और इनके आवश्यक तत्वों को भी बताओगे कि वचन पत्र क्या है, विनिमय पत्र क्या है, यह आवश्यक तत्व इसके बताओगे. और उसके बाद यह कहा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आवश्यक इनके तत्व क्या हैं, आवश्यक तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है. और दूसरी कहा कि इनके मध्य अंतर स्पष्ट करोगे. तो आपको परिभाषा, दोनों की परिभाषा लिखनी है, इसके आवश्यक तत्व लिखने हैं, इसकी विशेषताओं के तौर पे लिखनी है और इसको बताना है कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है. तो धारा 4 कहती है कि जो
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, वचन देता है कि वह एक निश्चित धनराशि का भुगतान उस व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या लिखत के वाहक को कर देगा। तो जो व्यक्ति वचन दे रहा है वह मेकर है, तो लिखत का रचयिता दूसरे व्यक्ति को यानी मूल जो पाने वाला है उसको वचन देता है कि एक धन की निश्चित राशि उसको या पाने वाले के आदेशानुसार ऑर्डरर को या लिखत के वाहक को वह भुगतान कर देगा। तो वह क्या होगा, वचन पत्र होगा, एक निश्चित राशि के भुगतान का वचन होना चाहिए। विनिमय पत्र में क्या होता है, धारा 5 आप जब देखोगे तो कहा कि विनिमय पत्र में लिखत का जो रचयिता है एक व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह एक निश्चित राशि जो लिखत में वर्णित है वह एक निश्चित राशि बिना शर्त लिखत के वाहक को या इसमें उल्लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार भुगतान कर दे, जिसके लिए मैंने ऋण ले लिया है या मूल्य चुका लिया है या कोई सेवा प्राप्त कर लिया है। तो विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं और वचन पत्र में 2 पक्षकार होते हैं। इनको आप लिखोगे और इनके मध्य अंतर बताओगे। इसमें अंतर आप बताओगे कि लेखक, वचन पत्र का जो लेखक है वह मूल ऋणी होता है, उसकी प्राथमिक दायित्व होती है, जबकि विनिमय पत्र का जो लेखक है, रचयिता है, उसको ड्रावर बोलते हैं। जो ड्रावर है उसका सेकेंडरी लायबिलिटी रहती है, क्योंकि अगर विनिमय पत्र ड्रावी के द्वारा, ऊपरवाल के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी लायबिलिटी प्राथमिक होती है। तो आप वचन पत्र, विनिमय पत्र को स्पष्ट करते हुए धारा 5 को, धारा 4 को रेफरेंस देते हुए इस क्वेश्चन को लिखोगे, उसके आवश्यक तत्व लिखोगे, उसकी विशेषता लिखोगे और अंतर बताओगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि चेक के रेखांकन का क्या अभिप्राय है, अप्रक्रम लेखांकन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं धारा 6 में चेक को परिभाषित किया गया है और इसी के साथ ही साथ धारा 123 एनआईए एक्ट की और 124 जो है इसमें चेकों के रेखांकन के संबंध में प्रावधान किया गया है। चेकों के रेखांकन का 2 प्रकार से होगा, एक सामान्य रेखांकन और एक विशेष रेखांकन। सामान्य रेखांकन में जो लेखक, जो चेक का रचयिता है, वह चेक के बाईं तरफ अगर 2 समानांतर रेखाएं ऐसे खींच देता है तो यह सामान्य रेखांकन है। और अगर विशेष रेखांकन कहा कि अगर इसमें किसी बैंक का नाम लिख दें तो यह विशेष रेखांकन है। इसका क्या महत्व है इसको आप लिखोगे। और उसके बाद यह कहा कि अप्राक्रम्य लेखांकन का क्या प्रभाव है। अगर इसमें 2 समानांतर रेखाएं खींचा और उसमें नॉट निगोशिएबल लिख दिया तो फिर यह जो चेक है इसका भुगतान कहां से होगा, बैंक के, यानी उस जो लिखत का जो धारक है, लिखत का जो अंतर्ती है, वह क्या करेगा, उसके बैंक के अकाउंट से भुगतान होगा, न कि बैंक के काउंटर से, यानी उसके खिड़की से भुगतान नहीं होगा, जैसे कि बेयरर और आदेशी चेक में होता है। यह भुगतान सही व्यक्ति को मिले इसके लिए प्रावधान किया गया धारा 123 और 124 में कि चेकों का रेखांकन होगा। और यह रेखांकन 2 प्रकार से होगा, सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन। दोनों रेखांकन का अपना महत्व है, अपनी एक उसकी पद्धति है, प्रणाली है। क्या होगा इसको आप देखते हुए और इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। और उसमें कहा कि चेक और विनिमय पत्र में अंतर स्पष्ट करिए। तो धारा 6 कहता है कि चेक वह विनिमय पत्र है जो एक बैंकर को लिखा गया जाता है और मांग पर संदत होने के सिवाय अन्य प्रकार से वह देह नहीं होगा, केवल मांग पर ही संदत होगा और एक बैंकर को लिखा जाता है। तो चेक भी क्या हुआ, एक विनिमय पत्र है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन विनिमय पत्र के आवश्यक शर्तों के साथ ही साथ धारा 6 के भी शर्तों को पूरा करेगा तो वह चेक होगा। और चेक का जो ड्रावी है वह हमेशा बैंकर होता है और विनिमय पत्र का जो ड्रावी है वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक आम आदमी भी ड्रावी बन सकता है। तो इसका जो है आप अंतर लिखोगे कि विनिमय पत्र और चेक में बहुत से अंतर हैं। विनिमय पत्र का जो है स्वीकृत होता है, चेक में स्वीकृत की बात नहीं होती है, चेक मांग पर देय होगा और यह जो है स्वीकृत के बाद भुगतान होती है इसका। चेक में, विनिमय पत्र में जो ऊपरवाल है, ड्रावी है, वह चेक को एक्सेप्ट करने से इंकार भी कर सकता है, जबकि
चेक में ऐसा नहीं होता है, वह इनकार नहीं कर सकता। तो अगला ये क्वेश्चन है, इनका उल्लेख करोगे। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपर्याप्त राशि के कारण वापस चेक के संदर्भ में न्यायिक दंड के प्रावधानों की चर्चा करिए। तो इसमें धारा 138 लिखोगे। 138 में क्या प्रावधान किया गया है कि चेक कब अनादृत हो जाएगा, चेक कब बाउंस हो जाएगा। तो धारा 138 में दो प्रकार बताए गए हैं, दो परिस्थितियां बताई गई हैं जहां चेक क्या होता है, बाउंस हो जाता है, यानी भुगतान नहीं हो पाता। पहला यह कहा कि चेक में जो रकम लिखी गई है वह खाते में, जो जिसने चेक का रचयिता लेखक है उसके खाते में, बैंक खाते में कम रकम है, कम पैसा है और चेक की जो राशि है अधिक है, तो वह उस दशा में बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करेगा। दूसरी चीज कि अगर ग्राहक यानी चेक का जो रचयिता है उसमें और बैंक के बीच कोई संविदा है कि आप इतने से ज्यादा रकम का चेक नहीं काटेंगे, चेक नहीं लिखेंगे, तो उस दशा में और उस रकम से ज्यादा चेक आपने बना दिया तो फिर चेक का भुगतान नहीं होगा। और दोनों कंडीशन 138 कहती है कि अगर इन दशाओं में चेक का भुगतान नहीं हुआ तो फिर जिसको भुगतान पाना है, पाने वाले के पास क्या उपचार है, क्या करेगा। तो इसकी प्रक्रिया दी गई है, इन प्रक्रियाओं का उल्लेख करोगे। और धारा 142 कहती है इसकी कि यह जो है परिवाद दाखिल करोगे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वहां, और वह एक समनी मामले की तरह इसकी सुनवाई करेगा। इस पर पूरा प्रावधान का उल्लेख करोगे, कितने दिन की सजा होगी, क्या जुर्माना होगा, इसका यह बताया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एनआईए में यह जो निश्चित ही ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, धारक और यथाविधि धारक का वर्णन कीजिए। धारक और यथाविधि धारक में अंतर स्पष्ट करिए। तो धारक होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, सम्यक अनुक्रम धारक दो, यानी धारा 8 और धारा 9 का आपको उल्लेख करना है। इसको स्पष्ट करना है कि धारक कौन है और सम्यक अनुक्रम धारक कौन है। तो धारा 8 में बताया कि जो वही व्यक्ति धारक हो सकता है जो लिखत को विधिक स्वत से कब्जा प्राप्त करता है। अगर यह किसी चोर से लिखत को प्राप्त करता है तो वह धारक नहीं हो सकता, क्योंकि वह विधिक स्वत से कब्जा नहीं प्राप्त किया, यानी डिजूरे उसका पोजेशन होना चाहिए, न कि डिफैक्टो पोजेशन होना चाहिए। यह धारा 8 में कहा। और धारा 9 कहती है सम्यक अनुक्रम धारक कौन होगा। तो सम्यक अनुक्रम धारक कहा कि अगर आप इसी पर नेमो डेट कोड नॉट हैबिट का नियम लागू नहीं होता। सम्यक अनुक्रम धारक वह व्यक्ति है कि जो एक चोर या प्राप्त खोई हुई लिखत को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से सद्भाव पूर्वक प्रतिफल देकर यह विश्वास करते हुए लेता है कि यही उसका स्वामी है, तो भले ही वह चोर है तो उससे जो सम्यक अनुक्रम धारक है वह अच्छा स्वत प्राप्त करेगा। अंतरक के त्रुटि का कोई मतलब नहीं होगा सम्यक अनुक्रम धारक में, जबकि धारक में होता है। तो इसको स्पष्ट करते हुए धारा 8, धारा 9 और इनके बीच अंतर स्पष्ट करोगे कि क्या इसका मतलब होता है। अगला ये कहा कि पृष्ठांकन क्या है और विभिन्न प्रकार के पृष्ठांकनों का अर्थ बताइए। तो पृष्ठांकन के संबंध में प्रावधान धारा 14 में दिया गया है, 15 में प्रावधान है। निरंक पृष्ठांकन के बारे में प्रावधान किया गया है कि पृष्ठांकन कितने प्रकार का होगा। तो आप इनको, पृष्ठांकन का मतलब होता है अंतरणीय करना, उसको इंडोर्स करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास उस लिखत को पहुंचाता है और जिसको दिया गया इंडोर्समेंट के माध्यम से, तो वह क्या होगा, लिखत का धारक बन जाता है और वह उस लिखत का भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। और यह दो प्रकार से होगा, पूर्ण पृष्ठांकन और निरंक पृष्ठांकन। इस धाराओं का उल्लेख करते हुए इस क्वेश्चन का उल्लेख कर इसका उत्तर दोगे। अगला कहता है कि प्रक्रम लिखत द्वारा अंतरण और एवं समुन्देशन में अंतरण स्पष्ट करिए। तो इसमें कहा कि जो अंतरण और समुन्देशन में क्या अंतर है। टीपीए में भी प्रॉपर्टी अंतरित होती है और प्रक्रम लिखत में भी प्रॉपर्टी अंतरित होती है। तो इन दोनों के बीच जो संपत्ति का अंतरण है उनमें क्या डिफरेंस है, इसका उल्लेख करोगे। तो समुन्देशन में क्या होता है, कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, उसके लिए लिखत बनाना पड़ता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन
जो प्रक्रम लिखत है इसके अंतरण के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई लिखत नहीं संविदा होनी चाहिए। तो यह जो है कहा कि उसके लिए कोई औपचारिकता नहीं होगी, इन दोनों के बीच अंतर आप बताओगे। अगला यह कहा कि प्रक्रम लिखत पर दायित्वों और उनके उन्मोचन से संबंधित विभिन्न ढंगों का परीक्षण करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके संबंध में जो प्रावधान है वह एनआईए एक्ट की धारा 82 से 90 तक में दिया गया है कि कब लिखत का जो रचयिता है, चाहे वो वचन पत्र हो, विनिमय पत्र हो और चेक हो, वह कब अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा, किन दशाओं में, ये सारे कंडीशन लिखे गए हैं कि किन दशाओं में वह दायित्व से उन्मोचन हो जाएगा। अगर लिखत का भुगतान हो गया तो दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा, या लिखत अगर जो बनाया गया है चेक अगर त्रुटिपूर्ण है, चेक की राशि अधिक है, तो वह दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। इसका पूरा कंडीशन धारा 82 में लिखा गया है। आप इसका उल्लेख करते हुए इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फिर आया कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इसमें कहा कि टिप्पण और प्रसाक्ष, इसको आप मेंस में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और इसमें टिप्पण के संबंध में धारा 99 और प्रसाक्ष के संबंध में धारा 100 में प्रावधान किया गया है। टिप्पण क्या है? तो कहा कि टिप्पण अगर आपका लिखत किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाया या अनादृत हो जाता है, अगर प्रतिग्रहण के बाद उसका भुगतान नहीं होता है, तो टिप्पण क्या है? लिखत के भुगतान न होने का कारण। इसको कहां लिखा जाएगा? इसको धारा 99 कहती है कि जिसको भुगतान नहीं मिला है वह क्या करेगा? पब्लिक नोटरी के पास जाएगा और एक नोटरी बनवाएगा और उस पर लिखेगा कि किस कारण से लिखत का भुगतान नहीं हुआ है। तो वह समय लिखेगा कि किस कारण से भुगतान नहीं हुआ है, वह समय लिखेगा कि किस समय भुगतान नहीं हो पाया, और यह लिखना क्या होगा? टिप्पण होगा। और वह जो नोटरी है, पब्लिक नोटरी है, वह क्या करेगा? आपको एक प्रमाण पत्र देगा, मुहर लगा के एक प्रमाण पत्र देगा, तो वह प्रसाक्ष हो जाएगा। और यह टिप्पण और प्रसाक्ष बेहतर क्या होते हैं? प्रतिभूत होते हैं, बेहतर साक्ष्य होते हैं इस लिखत के भुगतान न होने का। अब आप न्यायालय में जा सकते। सामान्यतः ध्यान रखना कि केवल विदेशी लिखतों का ही टिप्पण और प्रसाक्ष अनिवार्य है, देशी लिखतों का टिप्पण और प्रसाक्ष अनिवार्य नहीं होता है। देशी लिखत धारा 11 में बताया गया है, आप उसको देखोगे तो टिप्पण और प्रसाक्ष के समझ में आएगा धारा 99 और 100 में। दूसरा यह कहा कि उपस्थापन क्या है? उपस्थापन किसमें होगा? उपस्थापन हमेशा विनिमय पत्र में होता है। और उपस्थापन के संबंध में जो प्रावधान है वह धारा 61 से 77 तक में दिया गया है। उपस्थापन कब होगा, उपस्थापन कब अनिवार्य है, कब उपस्थापन ऐच्छिक है, तो इसका उल्लेख करोगे। और उपस्थापन मतलब पेश करना, भुगतान के लिए पेश करना, तो यह जो है इस पर आप लिखोगे और इन धाराओं का उल्लेख करोगे। और एक कहा आदरणार्थ प्रतिग्रहिता कौन होता है? तो आदरणार्थ प्रतिग्रहिता को धारा 7 में परिभाषा दी गई है पक्षकारों के संबंध में। और इसके संबंध में जो अन्य धारा है, धारा 108 से लेकर 117 तक में आदरणार्थ प्रतिग्रहिता के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 7 कहता है कि आदरणार्थ प्रतिग्रहिता कौन होगा? तो जब वचन विनिमय पत्र का रचयिता, समझ लो कि विनिमय पत्र का रचयिता किसी बी को आदेश देता है कि उस लिखत का भुगतान करना, किसको? सी को। अगर यह भुगतान नहीं कर पाया, बी भुगतान करने से इनकार कर देता है, या यह कहा कि यह टिप्पण जब भुगतान करने से इनकार करेगा तो क्या होगा? टिप्पण और प्रसाक्ष कराएगा वह पाने वाला। और जब टिप्पण और प्रसाक्ष उसका हो गया तो एक चौथा व्यक्ति जिसको लेखक ने रेफर नहीं किया है, ड्रावर ने रेफर नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह चौथा व्यक्ति ए के ऑनर में, ए के सम्मान स्वरूप आता है और यह कहता है कि हम इसका भुगतान कर देंगे, तो यह जो डी है, वो जो चौथा व्यक्ति है, वह क्या होगा? आदरणार्थ प्रतिग्रहिता होगा। इसके सम्मान के लिए वह प्रतिग्रहण को इसको स्वीकार कर रहा है। और इसके संबंध में धारा 7 में प्रावधान आप देखोगे और धारा 108 से लेकर 117 में दिया गया है। तो एनआईए एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हम आज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। और भी क्वेश्चन इसमें है
जो आप मेंस के लिए तैयार कर सकते हो और सफलता प्राप्त कर सकते हो एनआईए के पेपर में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चन को भटकने की जरूरत नहीं है, केवल इन्हीं क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को, और हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो विभिन्न स्टेटों में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।